नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। सबसे पहले हम बात करें संवैधानिक व्यवस्था की, तो आपको पता ही होगा आजादी के बाद भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। उसी के आधार पर वित्त की जो व्यवस्था की गई उसमें भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। संघात्मक वित्त व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समस्त साधनों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच में संघीय वित्त व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की आय स्रोतों का विभाजन किया गया है। ये उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है कि कौन से आय के स्रोत राज्य सरकारों के होंगे, कौन से आय स्रोत वो जो है केंद्र सरकार के अधीन होंगे, या उनका आय का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। ये सब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक किससे संबंधित है? वित्तीय संबंधों से। समय समय पर आपने सुना होगा कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से धन की मांग करती रहती है कि केंद्र सरकार द्वारा हमें इस विषय के लिए धन हस्तांतरण किया जाए या वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि हम हमारा विकास कर सके। तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुल 3 प्रकार से धन का हस्तांतरण करती है। नंबर 1 वैधानिक हस्तांतरण, नंबर 2 योजना हस्तांतरण और नंबर 3 अन्य ऐच्छिक हस्तांतरण। सबसे पहले हम बात करते हैं वैधानिक हस्तांतरण की। इसके अंतर्गत राज्यों को वित्तीय साधनों का हस्तांतरण या धन का ट्रांसफर जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों में अंश तथा सहायतार्थ अनुदान के रूप में किया जाता है। नंबर 2 योजना हस्तांतरण। इसके अंतर्गत जो है योजना आयोग वर्तमान में जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका परिवर्तन करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग के निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर राज्यों को योजना कार्यों के लिए वित्तीय साधनों का हस्तांतरण किया जाता है। नीति आयोग अभी बना है, इसलिए नीति आयोग द्वारा अभी कोई भी फार्मूला निर्धारित नहीं है, लेकिन पूर्व में योजना आयोग ने 2 फॉर्मूले निर्धारित किए, एक गॉडगिल फॉर्मूला और एक मुखर्जी फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, इसमें क्या सजेशंस था, इसका अध्ययन हम आगे वीडियो में करेंगे। थर्ड है अन्य ऐच्छिक हस्तांतरण। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार ऋणों एवं विशिष्ट अनुदानों के रूप में इसके ऋणों और विशिष्ट अनुदानों के रूप में वित्तीय साधनों का हस्तांतरण किया जाता है। ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये हस्तांतरण इस प्रकार से होता है, कितना भाग किस राज्य को दिया जाता है, इन सब चीजों का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य आय स्रोतों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। कौन से कर जो है वो केंद्र सरकार लगाती है, वसूल करती है, और कौन से कर जो है वो राज्य सरकार लगाती है और उनको वसूल करती है, और इन करों से प्राप्त राशि जो है उनका विभाजन किस प्रकार से होता है, किसके पास कितनी राशि रहती है, इन सब की जो सिफारिश होती है वो वित्त आयोग करता है। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो आय स्रोतों का विभाजन किया गया संविधान में, उसकी चर्चा करना यहाँ जरूरी है। तो ये जो विभाजन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य का, ये भारतीय संविधान की धारा 268 में दिया गया है, जिन्हें हम सामान्यतः 5 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 केंद्र सरकार के वित्तीय साधन, जिसे हम संघ सूची भी कहते हैं। सबसे पहले कि केंद्र सरकार किन किन पर जो है अपना कर लगा सकती है, किन से केंद्र सरकार को आय प्राप्त होती है, तो उसमें प्रमुख यहाँ है। सबसे पहले आयात निर्यात शुल्क, दूसरा निगम कर, तीसरा एस्टेट ड्यूटी एवं उत्तराधिकार कर,
कृषि संपत्ति को छोड़कर अखबारों तथा विज्ञापन पर कर, आयकर, रेलवे, समुद्र तथा परिवहन पर लगाए गए कर, चलन, मुद्रा एवं विदेशी विनिमय पर कर, केंद्र के अधीन संपत्ति से आय, आंतरिक एवं विदेशी ऋणों से प्राप्त आय, पोस्ट ऑफिस, बचत बैंक, डाक, संचार, प्रसारण आय, स्टाम्प ड्यूटी, कंपनियों एवं व्यक्तियों की पूंजीगत मूल्य पर कर, रिजर्व बैंक से प्राप्त आय, लॉटरी और उत्पादन शुल्क, शराब को छोड़कर जो भी मादक पदार्थों पर उत्पादन शुल्क लगता है वो राज्य सरकारें लगाती है, केंद्र सरकार उस पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाती है। ठीक उसी प्रकार से जो आयकर है वो कृषि को छोड़ करके, कृषि पर जो आयकर होता है वो राज्य सरकारों का विषय है, उस पर राज्य सरकार लगाती है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख जो केंद्र सरकार के वित्तीय साधन है उसमें आयात निर्यात शुल्क, निगम कर, स्टेट ड्यूटी, लॉटरियां, आयकर, ये प्रमुख जो है केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं जिनसे केंद्र सरकार को आय प्राप्त होती है। नंबर 2, राज्य सरकारों के वित्तीय साधन जिन्हें हम राज्य सूची भी कहते हैं। कृषि पर आय, स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के आने पर कर, कृषि संपत्ति, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप कि कृषि संपत्ति स्टेट ड्यूटी एवं उत्तराधिकार कर कौन लगाता है, तो ये राज्य सरकार का है। लेकिन स्टेट ड्यूटी एवं उत्तराधिकार कर कृषि संपत्ति को छोड़ करके वो केंद्र सरकार का विषय है। भूमि तथा भवन कर, भू राजस्व, मालगुजारी, विक्रय कर, मनोरंजन कर, वाहनों पर कर, शराब और नशीली वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, विद्युत विक्रय व उपभोग पर कर, खनिज संपत्ति पर कर, टोल टैक्स, वाहनों पर कर, जानवरों, गाड़ियों एवं सामान्य यात्री कर, ये सब चीजें जो है। टोल टैक्स भी एक नया जो है हाईवे निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण टैक्स है। तो ये सब जो है राज्य सरकार के विषय है। अमूमन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्र सरकार के 3 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन राज्य सरकार से संबंधित रहेगा और पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती है, या 3 जो है राज्य सरकार के दे देंगे और पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है या राज्य सरकार लगाती है। तो इस तरीके से कुछ करों का नाम हमें याद रहना जरूरी है कि कौन कौन सा कर जो है वो राज्य सरकार लगाती है और कौन सा कर जो है वो केंद्र सरकार के विषय के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें उन करों की जो केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाए जाते हैं और केंद्र सरकार ही उनका वसूलीकरण करती है, लेकिन उन करों से जो आय प्राप्त होती है उन समस्त आयों को क्या किया जाता है, समस्त राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है। इनमें है कृषि भूमि के अतिरिक्त उत्तराधिकार कर, उत्तराधिकार कर से जो भी आय प्राप्त होती है वो राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी जाती है। समाचार पत्र एवं विज्ञापन कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, माल एवं यात्री भाड़े कर, स्टॉक एक्सचेंज सौदे एवं वायदों पर कर, मुद्रण शुल्क के अतिरिक्त इन समस्त करों से जो प्राप्त आय होती है उन सबको क्या किया जाता है, सभी राज्य सरकारों में एक आधार के आधार पर जो है विभाजित कर दिया जाता है। इनमें इन करों से प्राप्त होने वाली आय में केंद्र सरकार को कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। ये जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 फर्स्ट में किया गया है। इसके बाद दोस्तों कुछ कर ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार लगाती है और उनका वसूलीकरण भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन उनके द्वारा प्राप्त जो आय होती है उस आय को केवल राज्य सरकारों में विभाजित नहीं किया जाता, उसमें केंद्र सरकार को भी कुछ अंश प्राप्त होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले एवं वसूल किए जाने वाले वित्तीय साधन जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में विभाजित किए जाते हैं, इनमें सबसे पहले हैं आयकर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क और रेलगाड़ी भाड़े पर कर। इन तीनों करों से प्राप्त आय राशि का जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में विभाजन किया जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में दिया गया है। अन्य वित्तीय स्रोतों की हम बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले, राज्यों द्वारा वसूल किए जाने वाले वित्तीय साधन जो राज्य सरकारों की आय मानी जाती है, कि केंद्र सरकार जो भी कर लगाती है और उनका यदि वसूलीकरण राज्य सरकार करती है तो उन करों से प्राप्त जो राशि होती है, धनराशि होती है, वो उस राज्य की आय मानी जाती है, उसमें किसी भी अन्य राज्य और केंद्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं होता है। अधिभार, सरचार्ज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 271 में
यह व्यवस्था की गई है कि करों पर सरचार्ज लगाया जा सकता है। जब भी केंद्र सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो वो जो भी कर है, चाहे वो केंद्र सरकार लगाए या राज्य सरकार, उन पर जो है अधिभार लगा सकती है। केंद्र सरकार जो भी कर है, चाहे वो विभाज्य है या नहीं है, उन समस्त करों पर जो है अधिभार या सरचार्ज लगाई जा सकता है। आपने सुना होगा कि आयकर पर अधिभार लगा दिया, स्वच्छता सेस लगा दिया, वो सब केंद्र सरकार के अधीन है। करों पर अधिभार लगाने और अधिभार की दर में परिवर्तन करने के लिए केवल और केवल केंद्र सरकार ही अधिकार है। इसके लिए राज्य सरकारों के पास कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि हेतु किसी भी विभाज्य कर स्रोत पर, विभाज्य कर मतलब जो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में विभाजित होता है, उसके आधार पर या उसके स्रोत पर अधिभार कर लगा सकती है, और इससे जो भी आय प्राप्त होती है वो समस्त आय किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी। उसमें राज्य सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। व्यवसायों पर कर लगाने को राज्य सरकारें अधिकृत हैं, उन पर सिर्फ राज्य सरकार कर लगा सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों योजनागत हस्तांतरण की। मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समस्त राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों में अंश में हिस्से के आधार पर जितनी धनराशि प्राप्त नहीं हुई, उससे ज्यादा धनराशि जो है राज्यों को योजना हस्तांतरण के अंतर्गत केंद्र सरकार से प्राप्त हुई। वर्ष 1947 से जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद जब 1950 में हमने संवैधानिक व्यवस्था को अपना लिया, उससे लेकर के 1970 तक किसी भी प्रकार का कोई मापदंड नहीं था कि जो योजना हस्तांतरण, विभिन्न योजनाओं के लिए जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा देता है, वो पैसा किस आधार पर दिया जाएगा। वो पूर्णतः केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता था। राज्यों से उसका संबंध कैसा, वो उस पर निर्भर करता था। लेकिन जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसके बाद जब हमारा प्रथम योजना अवकाश आया, तो उसमें जो धनराशि हस्तांतरित की गई योजना हस्तांतरण के अंतर्गत, तो उस पर बहुत से राज्यों ने जो है पर्सन लगाया कि किस आधार पर कोई ये धनराशि दी जा रही है, और वित्तीय भेदभाव का आरोप विभिन्न राज्यों के द्वारा लगाया गया। इन भेदभावों को मिटाने के लिए, इनका समस्या का समाधान करने के लिए सन 1969 में धनंजय रामचंद्र गोडगिल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा योजनाबद्ध केंद्रीय सहायता देने के लिए एक आधार तय किया, जिसे ही हम गोडगिल फार्मूला कहते हैं। कब योजना समिति गठित की गई? 1969 में। उद्देश्य क्या था कि राज्यों को योजनाबद्ध जो सहायता दी जाती है योजना अंतर्गत, उसके लिए एक आधार तय करना कि फिक्स हो, समस्त राज्य उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। उसके लिए एक प्रारूप हो, एक मापदंड हो, जिसके आधार पर सभी राज्यों को सहायता प्रदान की जाए। उसके लिए धनंजय डी.आर. गोडगिल भी इसको कहा जाता है शॉर्ट में, डी.आर. गोडगिल समिति जो बनाई गई थी, उसने अपना सुझाव दिया, और उसने जो सुझाव दिया उसको हम जो है गोडगिल फॉर्मूला कहते हैं। इस समिति ने जो सुझाव दिए, जो फॉर्मूला सुझाया, उसमें इन्होंने 5 मापदंडों को अपनाया। सबसे पहले नंबर 1 जनसंख्या को इसने अपनाया। नंबर 2 राज्य की प्रति व्यक्ति आय, कर प्रयास, मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य और विशेष क्षेत्रीय समस्याएं। इस समिति ने जनसंख्या को सबसे अधिक भार दिया 60%, और बाकी सभी चारों क्षेत्रों को जो है 10-10% वेटेज इन्होंने दिया। इस प्रकार से कुल भारांश जो है 100% किया गया। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार जो है योजनाबद्ध सहायता का 30% अनुदान के रूप में और 70% ऋणों के रूप में देने की व्यवस्था थी, विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़ करके। विशेष श्रेणी के राज्यों में जम्मू कश्मीर और उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए योजनाबद्ध सहायता का 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋणों के रूप में देने की व्यवस्था की गई। समिति ने यह सुझाव दिया था कि जो सामान्य राज्य हैं, उनको जो भी सहायता दी जाएगी, केंद्रीय सहायता जो है, उसका 30% अनुदान होगा, अर्थात वो पैसा वापस नहीं करना होगा राज्य सरकारों को। लेकिन जो 70% धनराशि है वो वापस ऋणों के रूप में दी जाएगी, उन्हें वापस किया जाएगा।
लेकिन जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और उत्तरी पूर्वी राज्य, जो असम सहित जो टोटल नॉर्थ ईस्ट के जो कुल राज्य हैं, 7 सिस्टर्स जिनको कहते हैं हम, उनके लिए ये जो रेशियो रखा गया, अनुपात रखा गया, वो 90% अनुदान और 10% ओनली ऋण की व्यवस्था रखी गई, ताकि वो भी विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। ये फॉर्मूला 1969 में सर्वप्रथम दिया गया। इस फॉर्मूले के आधार पर राज्यों को केंद्र से धनराशि का हस्तांतरण चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में धन का हस्तांतरण इसी फॉर्मूले के आधार पर किया गया। लेकिन सन 1980 में पुनः इस फॉर्मूले में संशोधन की मांग उठने लगी और इसमें संशोधन किया गया। इसमें जो किया गया कि सिर्फ एक संशोधन किया गया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय का जो भार था वो 10% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया। और इस संशोधित फॉर्मूले के आधार पर जो केंद्र से राज्यों को धनराशि हस्तांतरित की गई थी वो छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में इस फॉर्मूले के आधार पर हस्तांतरण किया गया। लेकिन वर्ष 1990 में पुनः इसमें संशोधन की मांग उठने लगी और 1990 में एक बार पुनः इस फॉर्मूले को संशोधित किया गया। 1990 में जो फॉर्मूला संशोधित किया गया उसमें जनसंख्या के भारांश को घटा करके 60 से 55% कर दिया गया। राज्य की प्रति व्यक्ति आय का भारांश बढ़ा करके 20 से 25% कर दिया गया। इसमें कर प्रयासों का जो भारांश है वो घटा दिया गया, 5% कर दिया गया। और मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य से भारांश को हटा दिया गया और विशेष क्षेत्रीय समस्याएं उनका जो भारांश है वो बढ़ा करके 15% कर दिया गया। विशेष क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित है कि जो क्षेत्र विशेष की समस्याएं हैं, कुछ राज्यों की जो परमानेंट जो स्थायी समस्याएं हैं उनको लेकर के भी इसमें विशेष ध्यान दिया गया। उसका भारांश जो 10% था उसे बढ़ा करके 15% कर दिया गया। जैसे राजस्थान डेजर्ट में है तो हमेशा सूखा रहता है, आसाम है ब्रह्मपुत्र नदी से हमेशा बाढ़ आती रहती है, बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित राज्य है, तो उनकी इन समस्याओं को ध्यान में रखा गया और संपूर्ण विकास का एक प्रयास किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि गॉडगिल फॉर्मूले का अध्यक्ष कौन था? तो धनंजय रामचंद्र गॉडगिल, फुल नेम बी.आर. गॉडगिल संक्षिप्त में कहते हैं। किस वर्ष गठित की गई? 1969। सबसे ज्यादा भार किसको दिया गया? जनसंख्या को 60% और 1990 में 55% इसको भार दिया गया। 1990 में जो द्वितीय संशोधित फॉर्मूला था गॉडगिल, उसके आधार पर मात्र एक वर्ष जो वर्ष 1990-91 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ही जो है योजना हस्तांतरण किया गया। उसके बाद से जो है गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर हस्तांतरण बंद कर दिया गया। 1991 में फिर से जो है विभिन्न राज्यों ने इस पर असहमति जताई और इसमें परिवर्तन की मांग करने लगी। उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। इस समस्या का समाधान करने के लिए वर्ष 1991 में श्री प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति और तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और एक सर्वमान्य फॉर्मूला एवं आधार तय करने का कार्य इस समिति को दिया गया। इस समिति ने जो सुझाव दी उसको ही हम क्या कहते हैं? मुखर्जी फॉर्मूला कहते हैं। इस समिति का मेन उद्देश्य यही था कि जो योजनाबद्ध केंद्रीय सहायता देने के लिए जो समस्याएं हैं विभिन्न राज्यों के द्वारा जो प्रश्न उठ रहे हैं उसके लिए कोई सर्वमान्य फॉर्मूला बनाया जाए जिसके आधार पर जो है केंद्र के द्वारा राज्यों को धन का हस्तांतरण किया जा सके। इस समिति की जो प्रमुख सिफारिशें थी, इन्होंने जो है 4 भागों में सिफारिश को बांटा। सबसे पहले इन्होंने जो है जनसंख्या को एक आधार लिया जिसको इन्होंने 60% भार दिया, जो गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था उसमें भी उसने 60% दिया था और इन्होंने भी इसके भार को जो है 60% बरकरार रखा। लेकिन इन्होंने जनसंख्या का आधार 1971 को लिया। जो राज्यों की जनसंख्या है वो 1971 ही की जनसंख्या को माना जाएगा, उसके आधार पर 60% भार इसको दिया जाएगा। फिर राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम होने पर इसको इन्होंने 25% बरकरार रखा, जो संशोधित फॉर्मूले में की गई थी 1991 में। उसके बाद कर प्रयास में इन्होंने इसका जो 5% भारांश कर दिया गया था उसे बढ़ा करके 7.5% किया गया। लेकिन एक कंडीशन इसमें रखी, राजकोषीय प्रबंधन तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के आधार पर, कि ये राजकोषीय प्रबंधन की परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। अति विशिष्ट समस्याओं का 15% से इन्होंने घटा करके 7.5% कर दिया।
तो ये मुखर्जी फॉर्मूला है जिसमें जनसंख्या को भार दिया गया 60%, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को 25%, कर प्रयास को 7.5% और अति विशिष्ट समस्याओं को भी 7.5%। वही रखा गया जो अनुदान और ऋण का जो है सिर्फ विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए योजनाबद्ध सहायता का 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋणों के रूप में देने की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। जो जम्मू कश्मीर और विशेषतया पूर्वोत्तर के जो भी राज्य असम सहित, इसके साथ भी यदि संसद द्वारा किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया तो उस राज्य के लिए भी ये शर्तें लागू होगी कि उसे भी 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋणों के रूप में दिया जाएगा। और इसी के बाद से जो है केंद्र सरकार पर विभिन्न राज्यों के द्वारा ये दबाव बनाया जाने लगा कि उन्हें विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाए। इसके बाद भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन को बनाए रखने की व्यवस्था भी की गई। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिससे दोनों में हमेशा संतुलन बना रहे। सबसे पहले केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता एवं अनुदान देकर के उनके आय व्यय में संतुलन स्थापित कर सकती है। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 275 में। इसके जो भी अनुदान होगा उसकी विधि क्या होगी, कितना दिया जाएगा, ये सब कुछ तय करने का अधिकार संसद के पास है। और ये अनुदान राशि जो है भारत के कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाती है। तो केंद्र द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है और इसके निर्धारण की विधि संसद तय करती है और ये धनराशि जो है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। नंबर 2, सार्वजनिक ऋण। संविधान की धारा 292 अनुच्छेद 292 में केंद्र सरकार को आंतरिक और विदेशी ऋण लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये ऋण की राशि कितनी होगी इसको तय करने का अधिकार संसद के पास है। संसद जो भी निर्धारित सीमा तय करेगी उस तक जो है केंद्र सरकार आंतरिक देश के लोगों से और जो है विदेशी ऋण ले सकती है। ठीक उसी प्रकार संविधान की धारा 293 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारें भी संबंधित विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा तक आंतरिक ऋण एवं केंद्र सरकार से ऋण ले सकती है। यहां पर देखिए कि जो राज्य सरकारें वो किससे ऋण ले सकती है? केंद्र सरकार से भी ऋण ले सकती है, लेकिन राज्य सरकारों को विदेशी ऋण लेने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी जो राज्य सरकार है वो विदेशों से ऋण नहीं ले सकती है। अधिभार, जैसा पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि अधिभार लगाने का जो है अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकारें किसी भी कर पर अधिभार नहीं लगा सकती हैं। तो केंद्र सरकार अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि हेतु किसी भी विभाज्य कर स्रोत पर अधिभार लगा सकती है। इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व विभाजन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 280 में ये लिखा गया है कि एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष पर, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो क्या सिफारिश देगा कि जो भी राजस्व जो भी धन है उसका विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार से होगा। तो उपरोक्त एनालिसिस के आधार पर हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास जो है आय के निश्चित, अधिक और लोचदार स्रोत हैं, जबकि राज्यों के आय स्रोत सीमित हैं, कम लोचदार हैं और अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे जो है वो लोचदार है, क्योंकि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 292 और 293। अनुदान की व्यवस्था अनुच्छेद 275 में की गई। वित्त आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 280 में की गई। ये प्रमुख क्वेश्चन हैं। केंद्र राज्यों की अपेक्षा वित्तीय दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिक वित्तीय स्रोत हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों संविधान में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विशेष प्रावधान की। कुछ विशेष प्रावधान भी इसमें किया गया है। सबसे पहले कि राज्यों के हितों से जुड़े किसी भी मामले पर संसद कोई भी अधिनियम पारित नहीं कर पाएगी बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के। कि यदि कोई भी ऐसा कार्य जो राज्यों के हितों से जुड़ा हुआ है उस मामले पर संसद कोई भी अधिनियम राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना पारित नहीं कर पाएगी। किसकी पूर्वानुमति जरूरी है?
राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही संसद कोई अधिनियम पारित कर पाएगी यदि वो राज्यों के हितों से जुड़ा हुआ है तो। नंबर 2, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें आपस में परस्पर प्रारोपण नहीं करेगी, अर्थात कि एक दूसरे पर कर नहीं लगाएगी। ये व्यवस्था भी संविधान में की गई है कि केंद्र राज्य सरकारों पर कोई कर नहीं लगाएगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर कोई कर नहीं लगाएगी। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 285 से 289 में की गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अपने क्षेत्र में स्थित एक दूसरे की संपत्ति एवं आय पर कोई कर नहीं लगाएगी। दूसरा, यदि संसद किसी भी वस्तु को समाजोपयोगी या समाज कल्याण की वस्तु घोषित कर देता है तो राज्य सरकारें भी उस पर बिक्री कर नहीं लगाएगी, अर्थात वो सेल्स टैक्स नहीं लगाएगी। नंबर 3, केंद्र द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली पर राज्य सरकारें कोई कर वसूल नहीं करेगी और इसी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा यूज किए जाने वाले पानी पर भी राज्य सरकारें कोई कर नहीं लगाएगी। देन नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान में संकटकालीन व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। यदि देश में संकटकालीन परिस्थिति है तो भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है कि अनुच्छेद 360 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यदि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है, समस्त जो भी वित्त के पावर है, धन हस्तांतरण के पावर है, वो सब राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से ही निर्णय लेता है। समस्त जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याणार्थ राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं के लिए केंद्र पर वित्तीय सहायता का दायित्व होगा कि जो SC ST के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएगी उन पर केंद्र जो है वित्तीय सहायता देगा। पिछड़े राज्यों के विकास के लिए उनकी राज्य सरकारों को विशेष अनुदान व विकास के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र राज्यों के ऋणों की गारंटी भी देगा और उन्हें ऋण भी दे सकता है। यदि राज्यों के पास पर्याप्त वित्त के स्रोत नहीं है तो वो राज्यों के ऋणों की गारंटी देगा व उन्हें ऋण भी दे सकता है। विभिन्न राज्यों के मध्य आर्थिक एवं राजनीतिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। ये भारतीय संविधान के विशेष प्रावधान हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस प्रकार से होता है, वित्त आयोग के क्या क्या कार्य हैं और वित्त आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें दी हैं। धन्यवाद।